जवार ने सारी रात बालकनी में सिगरेट पी पी कर सोचते हुए गुजारी और अब वो नहाकर सोफे पर बैठा ही हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं कि सलमा बेगम कमरे के अंदर आईं। जवार बेटा, तुम इन सब लड़कियों को जोहा के ससुराल ले जाओ, नाश्ता। अभी उनके अल्फाज मुंह में ही थे कि उनकी नज़र कमरे की हालत पर पड़ी। ये क्या हालत बना रखी है और ये हाथ को क्या हुआ है तुम्हारे? उन्होंने जब इतना बुरा हाल देखा तो जवार की तरफ पलटी और उससे पूछा, नहीं कुछ नहीं माँ जी, आप बस जाएं और दादी जान, सुलेमान चाचू, रायान ताया जी और शाजिया ताई जी से और बाबा और दादाजी और बाबा को दादाजी के कमरे में इकट्ठा करें। जवार ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, पर मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? सलमा बेगम ने फिर पूछा। माँ जी बोला है ना, इकट्ठा करें, सबको पता चल जाएगा, जवार ने अपने बाल दुरुस्त करते हुए कहा। सलमा बेगम उठी और बाहर चली गईं। वो समझ चुकी थीं कि कोई बहुत बड़ी वजह है जो जवार इस तरह से बोल रहा है। फिर उन्होंने सबको दादाजी के कमरे में इकट्ठा किया। जवार हिम्मत करता नीचे दादाजी के कमरे में आया तो सभी परेशान बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ बोलो बरखुरदार, क्या बात है, क्यों हमें यहाँ इकट्ठा किया है? दादाजी की आवाज़ कमरे में गूंजी। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो शायद आप सबको नापसंद आए, मगर मेरा ये आखिरी फैसला है, जवार ने बात शुरू करते हुए कहा। मेरे बच्चे, आज तक तूने कभी कोई गलत बात नहीं की, बता तो सही कि बात क्या है, तू इतना परेशान क्यों है? दादी जान ने परेशानी से कहा। जवार ने जब जवाब दिया तो सभी शॉक्ड हो गए। मुझे अनाया की रुखसती करवानी है, जवार ने उखड़े हुए अंदाज में कहा। अरे बेटा, ये शादियां तो ख़त्म हो जाएं, फिर इसी के बारे में भी प्लान करते हैं, रायान ताया जी ने हंसते हुए कहा। नहीं ताया जी, रुखसती होनी है तो आज ही होगी, वलीमे पर ही होगी। जवार के मुंह से अल्फाज निकले तो सब हैरान रह गए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, क्या बकवास कर रहे हो? इतने से टाइम में रुखसती? और अनाया, वो पहले ही किसी से बात नहीं करती, तो रुखसती के लिए क्या खाक मानेगी? फारूक साहब अपने सबसे लाइक बेटे के मुंह से इस तरह बेवकूफ़ी की बात सुनकर गुस्से में आ गए। अगर आज रुखसती ना हुई तो मैं सारी जिंदगी अनाया को रुखसत नहीं कराऊंगा, और दूसरी बात, मैं सारी जिंदगी उसे छोड़ूंगा भी नहीं। जवार की आवाज़ में और आंखों में वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि वो जो कुछ बोल रहा है वो ऐसा ही करेगा। सब परेशान उसका मुंह देख रहे थे। ठीक है, रुखसती आज ही होगी। मैं जानता हूँ कुछ तो बात है जो जवार इस तरह बोल रहा है। मैं खुद अनाया से बात करूँगा, अभी आप लोग किसी को कुछ मत बताइएगा। वलीमे पर आखिर में मैं खुद उससे बात करूँगा, अभी जो हो रहा है वैसा होने दीजिए। सुलेमान साहब ने आखिरी फैसला किया। जवार बिना उन सब की तरफ देखे बाहर चला गया। अब तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूँगा। अनाया अभी उठकर फ्रेश हुई थी, अभी वो नीचे जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र मैसेज पर पड़ी। एक तो इस आशिक की तो मैं जान ही नहीं छोड़ रहा, क्या करूं? एक तो इस आशिक, ये तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा, क्या करूं मैं? अनाया को गुस्सा आ रहा था। जलाल उसे हर रोज़ कोई 200 के करीब मैसेज करता था। अब तो जवार को बता ही देती हूँ, देखेगा वही इसे। वैसे भी मेजर है, कुछ तो करेगा ना। अनाया सोचते हुए बाहर निकली और नीचे जाने लगी। उसकी नज़र दादाजी के कमरे से निकलते जवार पर पड़ी। जवार रुको, अनाया ने उसे आवाज़ दी तो जवार रुक गया। वो उस तक पहुंची। मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, अनाया ने मोबाइल को देखते हुए कहा। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे और भी बहुत से काम है, हटो, जाना है मुझे, जवार ने उसे एक साइड पर करते हुए कहा। अनाया उसे रोकती ही रह गई। अनाया बेटे, ये लो तुम्हारा आज का ड्रेस। सलमा बेगम ने उसे देखा तो ड्रेस लेकर उसकी तरफ आ गई। ओ थैंक यू ताई जी, अनाया ने हंसते हुए कहा और ड्रेस लेकर चली गई। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। आज जो मैंने तुम्हारे लिए जवार की आंखों में देखा वो प्यार नहीं था, कुछ और ही था। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। सलमा बेगम ने उसे देखकर सोचा और फिर लंबी सांस लेकर आगे बढ़ गए। जूनिया ने सलमा बेगम को उसे ड्रेस देते हुए देख लिया था और उसे बहुत गुस्सा आया, तो वो जूस लेकर अनाया के कमरे में चली आई। अनाया ड्रेस निकालकर बेड पर फैलाकर बैठी हुई थी। बहुत खुश हो ना कि जवार तुमसे शादी करेगा? नहीं करेगा वो तुमसे शादी, और ये जो ड्रेस मामी ने दिया है इस पर भी सिर्फ मेरा हक है और किसी और का नहीं। अगर ये मुझे नहीं मिल सकता तो तुम भी नहीं पहन सकती। जूनिया कमरे में दाखिल होकर अनाया की तरफ बढ़ी और बोलने लगी। अनाया हैरान सी उसे ये सब कहते हुए सुन रही थी। आखिर में जूनिया ने, इससे पहले कि अनाया कुछ समझती, हाथ में पकड़ा जूस सारा का सारा गिलास से ड्रेस पर उंडेल दिया।
सलमा बेगम जो कि ज्वेलरी देने आ रही थी, दरवाजे पर खड़ी सारी बात सुनी और जूनिया का ग्लास भी फेंकते हुए देखा। तुम पागल हो गई हो जूनिया, बाहर जाओ। उन्होंने उसे हाथ से पकड़कर गुस्से से बाहर निकाला। ओ माय गॉड, अब तो ये पहना भी नहीं जा सकता, कितना प्यारा था ना, अनाया ने अफसुर्दा होते हुए कहा। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं देखती हूँ कोई ड्रेस, और ये तुम मुझे दे दो, मैं इसे बाद में ड्राई क्लीन के लिए भेज दूंगी। सलमा बेगम ने कहा, नहीं आप रहने दें, मामा के बहुत सारे ड्रेसेस मैंने उस दिन अलमारी में देखे थे, आज मैं वही पहन लूंगी। अनाया ने हल निकाला। ओके बेटा, अब मैं नीचे देख लूँ। फिर सलमा बेगम बाहर निकल आई। इस जूनिया का तो कुछ करना पड़ेगा, ये हद से ज्यादा बढ़ रही है, लगता है इसे अनाया का जल्लाद रूप दिखाना ही पड़ेगा। अनाया ने ड्रेस एक साइड पर रखते हुए कहा और ज़ैनब बेगम के कमरे की तरफ चली गई। सब लोग फंक्शन के लिए तैयार हो रहे थे। आज मनाल और दानियाल का वलीमा था और कल जोहा और तहरीम का। मनाल को आज फिर आमना और हानी पार्लर लेकर गई थी। उफ, क्या पहनूं मैं, इतना हैवी हैवी है सब कुछ। अनाया ज़ैनब बेगम के जो भी कपड़े निकाल रही थी वो सब बहुत भारी थे। तभी उसकी नज़र एक साड़ी पर पड़ी, बहुत ही सिंपल सी थी, ब्लैक कलर की। अनाया वो चेंज करने के लिए लेकर चली गई। सब बाहर गाड़ियों में बैठ रहे थे। अनाया भी नीचे आ गई। ब्लैक कलर की साड़ी, उस गले में सिल्वर नेकलेस पहने, अपने बालों को खुला छोड़े, हल्के से मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अरे वाह एनी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, दुआ ने अनाया के पास आकर कहा। सुलेमान साहब शॉक में थे। अनाया उनके पास आ गई। क्या हुआ डैड, शॉक में क्यों है, अनाया ने पूछा। ये साड़ी तो, सुलेमान साहब ने कहा। हाँ सही समझे, ये साड़ी मामा की है और ये नेकलेस भी। चलो शुक्र है कुछ तो याद है आपको। काश डैड आपने वो सब ना किया होता तो आज हालात शायद कुछ और ही होते, अनाया नम आंखों से बोली। हाँ मेरी बच्ची, काश ना हुआ होता, और आज मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी जिंदगी आसान और खुशियों से भर देगा। इस साड़ी ने मुझे बता दिया कि ज़ैनब तुम भी इस फैसले से खुश हो। आज अपनी रुखसती पर अपनी माँ की साड़ी पहनी है अनाया ने। सुलेमान साहब सोचते हुए मुस्कुराए। सब लोग हॉल में पहुंच चुके थे। जोहा और तहरीम भी अपनी फैमिली के साथ आ चुकी थी और सभी वहां मौजूद थे सिवाय जवार के। दानियाल और मनाल स्टेज पर बैठे बहुत खुश लग रहे थे। अनाया कैमरा पकड़े उनकी तस्वीरें बना रही थी। जवार नजर नहीं आ रहा था। अनाया के दिल में एकदम ख्याल आया, अरे मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, जहाँ मर्जी हो मुझे क्या, पर आया क्यों नहीं। अनाया खुद से ही बातें कर रही थी। क्या बात है बेगम, अकेले अकेले क्या बात कर रही हो। जवार की आवाज़ एकदम आई तो अनाया उछल सी गई। उफ, डरा ही दिया, ये कोई तरीका है, अनाया ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। तरीके तो तुम अभी मेरे बहुत से देखोगी और अच्छे ना हुए तो सिखा देना, अब तो सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहना है। जवार ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। सारी जिंदगी, मैं तुम्हारी शक्ल एक मिनट बर्दाश्त नहीं करती, सारी जिंदगी की बात करते हो, अनाया ने तंजिया अंदाज में कहा। ये तो आज पता चल ही जाएगा। जवार इतना बोलकर आगे बढ़ गया और अनाया पीछे सोचती रह गई। सारे फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे कि दादाजी माइक लेकर स्टेज के ऊपर आ गए। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आज मेरे पोते का वलीमा है, लेकिन आज इससे भी बढ़कर एक और सरप्राइज है। जवार और अनाया यहाँ आओ। दादाजी ने दोनों को आवाज़ दी तो दोनों स्टेज पर चले गए। सब हैरानगी से उन्हीं को देख रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बहुत ही काबिल और फर्माबरदार पोता जवार शाह और मेरी पोती अनाया, इन दोनों का निकाह कुछ सालों पहले हो चुका था और आज कुछ देर के बाद इनकी रुखसती होगी। शुक्रिया। दादाजी के अल्फाज अनाया पर बिजली की तरह गिरे। उसने शौक नज़रों से दादाजी को और फिर जवार को देखा जो कि मुस्कुरा रहा था, जिसका मतलब था कि वो ये सब पहले से जानता था। फिर दादाजी नीचे उतर आए। अनाया का दिमाग गुस्से से खराब हो रहा था। वो स्टेज से नीचे उतरी और रूम की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे सुलेमान साहब और कुछ बड़े भागे, क्योंकि वो गुस्से में कुछ भी कर सकती थी। जवार दानियाल और अली से बात कर रहा था और उन्हें समझा रहा था। अनाया मेरी बेटी, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ, सुलेमान साहब ने उसे समझाना चाहा। अनाया गुस्से से लंबे लंबे सांस ले रही थी। बेटे जवार से निकाह तो हुआ ही है, रुखसती करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, दादाजी ने कहा और अनाया चक्कर लगाए जा रही थी। जवार बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, रायान साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। सभी कुछ न कुछ बोल रहे थे। बस करें आप लोग ये ड्रामा। जवार अच्छा है ना, तो आप उसको संभाल कर रखें, क्योंकि मैं ना बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं ना बहुत ख़राब और बुरी हूँ। और दूसरी बात, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, हमेशा से रखती आई हूँ।
जब कोई मेरे साथ नहीं था। और डैड आप तो बात ही मत कीजिए। आज तक आपने किया क्या है मेरे भले के लिए? मुझे यहाँ से आप लेकर गए थे लंदन ज़बरदस्ती, और वहाँ जाकर भी देखा कि आपने मेरी तरफ मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ? देखा था कभी, या कभी ये भी चेक किया कि मैं कहाँ जाती हूँ, कौन आता था हमारे घर, कुछ पता है? अनाया रोते हुए बोली। बेटा ये देखो मेरे हाथों की तरफ, अब्बा जी पहले ही बाहर बोल आए हैं रुखसती का। अब अगर ना हुई तो बहुत बदनामी होगी। मेरी वजह से पहले इतने साल सबने परेशानियां झेली हैं, आज और मत करो, आज इन्हें और परेशानी मत दो। मेरे जुड़े हुए हाथों को देख लो, कहो तो सुलेमान साहब ने रोते हुए कहा, और नीचे बैठ गए। अनाया भी नीचे बैठ गई। मेरी माँ जितने साल जीती रही, मुझे सिर्फ ये सिखाया कि ज़िंदगी में कभी भी वक्त आए कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाप में से किसी को चुनना पड़े तो हमेशा अपने बाप को चुनना, उसकी इज्जत को चुनना। तो आज मैं अपने बाप की इज्जत को चुनती हूँ। ये समझ लीजिएगा कि आज से आपकी बेटी मर गई, तैयार हूँ मैं। अनाया अपने आंसू साफ करके उठते हुए बोली। फिर अनाया को स्टेज पर लाकर जवार के साथ बिठाया गया। वो स्पाट चेहरे के साथ बैठी हुई थी। दोनों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों की आज रुखसती है। जूनिया कब की यहाँ से चली गई थी, बाकी सब खुश दिखाई दे रहे थे। अनाया रुखसती के वक्त बिल्कुल नहीं रोई और ना ही किसी से मिली। जब वो जवार की गाड़ी में आकर बैठी तो जितनी जोर से उसने दरवाज़ा बंद किया, जवार को उसके गुस्से का अंदाज़ा हो गया था। सब उस वक्त हवेली में आ चुके थे। दानियाल काफ़ी गुस्से में सुलेमान साहब के कमरे की तरफ बढ़ा। अनाया को जवार के कमरे में पहुंचा दिया गया था। जवार उस वक्त बाहर अली के साथ खड़ा था। ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ऐसी भी क्या बात थी जो तूने इस तरीके से रुखसती की? अली जवार से बात कर रहा था। बस कर ली, मुझे ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैंने ऐसा क्यों किया। जवार अपना मोबाइल देखकर बोला। मुझे देने की ज़रूरत है। बस कर ली, मुझे सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। जवार अपना मोबाइल देखकर बोला। मुझे देने की ज़रूरत है, समझे? मुझे देने की ज़रूरत है, समझे? तुम होगे कहीं के मेजर, पर अभी मेरे दोस्त हो। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? अली ने गुस्से से उसका मुंह अपनी तरफ करके पूछा। देखो मुझे ना अपने पर्सनल मैटर्स पर किसी से बात नहीं करनी। तुम बस इतना समझ लो कि इसकी बहुत ज़रूरत थी। कुछ ज़्यादा बुरा होने से पहले रोकना था मुझे, वरना बहुत बुरा हो जाता, जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता। जवार ने लंबा सांस खींचकर कहा। अच्छा तू इस नंबर का पता करवा। मुझे इसकी लोकेशन चाहिए कल तक। जवार ने एक नंबर दिया। देख जो भी बात है, तूने जिस भी वजह से ये सब कुछ किया है, पर अब भाभी को कैसे ठीक करोगे? वो बहुत गुस्से में है। समझ तो गया कि कुछ तो बहुत बड़ी वजह होगी जो जवार जैसे इंसान ने जिद करके रुखसती करवाई। हाँ अब तो उससे अल्लाह ही बचा सकता है। अली ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा। अच्छा अम्मी का मैसेज आया, वो इंतज़ार कर रही है, मैं चलता हूँ। अली उससे मिलकर चला गया। 11 बजे का वक्त हो चुका था। जवार बाहर झूले पर बैठा सिगरेट पी रहा था। सलमा बेगम उसी तरफ आई तो जवार ने सिगरेट बुझा दिया। जवार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं माँ जी, वैसे ही बैठा हूँ। यहाँ मत बैठ। जिसकी रुखसती करवाई है वो भी इतने प्रेशर में, इतनी जिद करके उसके पास जाओ, वो इंतज़ार कर रही होगी। और ये लो, ये अनाया को मुँह दिखाई में दे देना। सलमा बेगम ने एक डब्बा जवार की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ कर ही ना ले इंतज़ार वो मेरा। जवार अपने मुंह में बुड़बुड़ाया। मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहे हो? देखो जवार, जो भी हो गया आज तक उसको भूल जाओ। अनाया से प्यार से बात करना, वो पहले ही हम सब से दूर है, और दूर मत कर देना। तुम समझदार हो, उसे अच्छे तरीके से समझाना, उसे ये यकीन दिलाना कि हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। आज मैंने उसकी आंखों में सबके लिए नफरत देखी है। सलमा बेगम ने जवार को समझाने की कोशिश की। जी मेरी प्यारी माँ जी, आप जानती हैं मैं कुछ भी बिना सोचे समझे बगैर नहीं करता, और अनाया के साथ तो बिल्कुल नहीं। आप बस टेंशन मत ले, मैं उसे ठीक कर लूँगा, और आप सबसे वो प्यार से ही रहेगी। जवार ने सलमा बेगम के गिर्द बाजू डाला और उन्हें अंदर लिए चला गया। आप सो जाएं। उन्हें उनके कमरे में भेजकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। डैड ये सब क्यों किया आपने? अनाया हम सब पर भारी थी जो इस गंदे तरीके से रुखसती कर डाली उसकी। दानियाल काफ़ी गुस्से में सुलेमान साहब के कमरे में आया। नहीं बेटे, वो मेरी बेटी है, और बेटियां कब किसी पर बोझ होती हैं। सुलेमान साहब ने अपने बेड से उठते हुए कहा। मैंने आज उसकी आंखों में वो दुख देखा है ना कि मैं बता नहीं सकता। जब उसने मेरी तरफ देखा, मैंने पढ़ा उसकी आंखों में कि भाई तुम भी आज मुझे नहीं बचा सके, मुझे मेरे साथ ज्यादती होने से नहीं रोक पाए, जैसे 10 साल पहले नहीं रोक पाए थे। दानियाल इतना गुस्सा जिंदगी में कभी नहीं हुआ था जितना वो आज हुआ था।
बेटा तुम्हारे डैड ने जो किया वो अनाया की भलाई के लिए ही किया होगा ना, सादिया बेगम ने आगे बढ़ते हुए कहा। आप मेहरबानी करके एक बाप और बेटे के बीच मत आएं। और भलाई कब की डैड आपने अनाया और मेरे साथ, और मामा के साथ कब किया आपने? 10 साल पहले भी यही सब कुछ किया था और आज भी वही सब किया, उसकी मर्जी के बगैर किया। मैं क्या बोलूँ आपको? मुझे लगा वो अब यहाँ है तो सब ठीक हो जाएगा, वो सबसे घुलने मिलने लग जाएगी और उसकी थोड़ी बदतमीजी जो वो करती है बंद हो जाएगी, मगर आपने वो सब खराब कर दिया। अब वो कभी भी किसी से भी अच्छे तरीके से बात करेगी ही नहीं। दानियाल गुस्से में उनकी आंखों में आंखें डाले बोले चला जा रहा था, फिर कुर्सी को ठोकर मारता बाहर निकल गया। सुलेमान साहब एकदम बिस्तर पर बैठ गए। आप ठीक है ना? सादिया बेगम उनकी तरफ बढ़ी। हाँ मैं ठीक हूँ। उन्होंने सर बेड की टेक से लगाया और आंखें बंद कर ली। दानियाल गुस्से से अपने कमरे में आया। मनाल कपड़े बदलकर बेड पर दानियाल के कपड़े रख रही। दानियाल ने कपड़े लिए और बिना कुछ बोले चेंज करने चला गया। मनाल जानती थी वो काफी गुस्से में था। जब वो चेंज करके आया तो मनाल बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दानियाल वॉच उतारता बेड पर बैठा। दानियाल आप ठीक है ना? मनाल ने उसकी तरफ देखकर पूछा। हाँ ठीक हूँ। तुमने खाना खाया? दानियाल ने पूछा। वो तो वहीं खा लिया था। जवार भाई ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मनाल ने बात शुरू की। तुम मेरे सामने उसकी तरफदारी मत करो, उसने बहुत गलत किया। मेरी बहन क्या भागी जा रही थी जो इस तरीके से रुखसती की उसने? दानियाल गुस्से से बोला। मैं तो इतना कह रही हूँ कि कुछ तो बहुत बड़ी वजह होगी, तभी जवार भाई ने इतना बड़ा फैसला लिया। मनाल ने एक दफा फिर बोलने की कोशिश की। तुम उसकी बहन हो तो यही कहोगी ना, मगर तुम कुछ भी बोल लो, तुम उसे सही प्रूफ नहीं कर सकती। अब लाइट बंद करो, सोना है मुझे, दानियाल लेटते हुए बोला। पर मेरी बात तो सुनिए। मनाल बोलने ही वाली थी कि दानियाल ने बात काट दी। बस बहुत हो गया मनाल, लाइट ऑफ करो। तुम्हें नहीं सोना तो बाहर चली जाओ, मुझे बहुत काम है कल। दानियाल ने गुस्से से मनाल को झड़क दिया। मनाल ने कभी दानियाल को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। वो बिना कुछ बोले लाइट ऑफ करती दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। जवार जब कमरे में आया तो अनाया वही साड़ी पहने खिड़की के सामने खड़ी थी और हैरान कुन बात थी, अभी तक कुछ टूटा नहीं था। जवार अंदर आ गया और दरवाजा बंद किया। अलमारी की तरफ बढ़ा। हो गए तुम खुश? मिल गई दिल को तसल्ली? कर ली रुखसती? अनाया उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी। हाँ बहुत खुश हूँ, बहुत तसल्ली मिली मुझे रुखसती करवा के। जवार मुस्कुराते हुए बोला। मैंने 2-3 दफ़ा रिजेक्ट कर दिया तो इस बात को तुमने अपनी ईगो पर ले लिया, डायरेक्ट रुखसती करवा ली, और वो भी मेरी मर्जी के बगैर। अनाया ने चिल्लाते हुए कहा। आवाज़ नीची रखो, मैं तुम्हारा बाप नहीं जो तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर लूँगा। और दूसरी बात, हाँ करवाई मैंने रुखसत, निकाह किया है मैंने तुमसे, वो भी 10 साल पहले, और पूरा हक रखता हूँ मैं तुम पर, समझी तुम? मैं रुखसती के बगैर भी तुम्हें अपने साथ रख सकता था क्योंकि तुम मेरी कानूनी बीवी हो। जवार ने उंगली उठाकर कहा। ओह, तो तुमने इसलिए ये सब किया क्योंकि तुम मुझ पर हक रखते हो? तो कौन सा हक चाहिए तुम्हें? ये वाला? अनाया ने अपनी साड़ी का पल्लू साइड से नीचे की तरफ करते हुए कहा। लो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो जंगली आदमी। था जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। जवार ने उसके मुंह से इस तरह से घटिया बात सुनी तो अपने गुस्से पर काबू न रख पाया। उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की पर हाथ उठाया था, और वो भी उस पर जो उसके दिल की सबसे ज़्यादा नज़दीक थी। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम मेरी पाक मोहब्बत को हवस के साथ मिला रही हो। मैं तुम्हें हवस का पुजारी लगता हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और ये सब अगर मुझे करना होता ना तो ये रुखसती ना करवाता, वैसे ही कर लेता, कोई रोकने वाला नहीं था। जायज़ बीवी हो तुम मेरी, जवार ने चिल्लाते हुए कहा और उसकी तरफ देखे बगैर वॉशरूम में चला गया। अनाया अपने गाल पर हाथ रखती सोफे पर बैठ गई। वो शौक में थी, जवार ये सब कैसे कर सकता है। कुछ देर बाद जवार चेंज करके बाहर निकला और बेड पर आकर वॉच उतार कर लेट गया। अनाया बेड पर आकर लेटो और सो जाओ, मैं बार बार नहीं कहूँगा। जवार ने जब अनाया को एक ही जगह पर बैठे देखा तो लाइट ऑफ करते हुए बोला। अनाया उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। वो उठी और वॉशरूम में चली गई। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि आवाज़ नीचे तक गई होगी। मैं कैसे उस पर हाथ उठा सकता हूँ? जवार ने अपने हाथ को देखकर कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद अनाया अपनी नाइटी पहने बाहर आई। उसे देखकर लग रहा था वो काफ़ी रो के आई है। जवार का दिल किया कि उसे जाकर सीने से लगा ले, पर अभी वो ये सब नहीं करना चाहता था।
अनाया चुप करके सोफे पर लेट गई। उठो और बेड पर लेटो। जवार ने जब देखा कि वो सोफे पर लेटी है तो उसे उठाने के लिए आया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अनाया ने अपने बाजू आंखों पर रखते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का। ये ड्रामे बंद करो और जाओ बेड पर सो जाओ। मुझे पता है तुम्हें सोफे पर नींद नहीं आएगी। उठो चलो। जवार ने एक बार फिर कोशिश की मगर अनाया वैसे ही लेटी रही। फाइन, अब मुझे मत कहना कुछ भी। जवार ने उसे गोद में उठाया और बेड पर लिटा कर ही पीछे हटा और ख़ुद दूसरी तरफ आकर लेट गया। सो जाओ, जवार ने लाइट बंद करते हुए कहा। मैं क्यों उठूं? मैं यहाँ ही सोऊंगी। अनाया उठने लगी, फिर कुछ सोचकर दोबारा लेट गई। काफ़ी देर जवार के रवैये और अपनी मामा को याद करते रोती रही। जवार भी दूसरी तरफ जाग रहा था। उससे अनाया का रोना देखा नहीं जा रहा था, पर वो खुद पर कंट्रोल किए लेटा रहा। फिर न जाने किस पहर दोनों की आंख लग गई। सुबह जब जवार उठा तो अनाया उसके बिल्कुल करीब सो रही थी। उसके चेहरे पर बाल आ रहे थे। जवार इस हसीन मंजर में खो सा गया। ये मंजर वो 1000 बार अपने ख्वाब में देख चुका था और अब ये सब हकीकत था। अनाया उसके पास थी, बिल्कुल पास। वो उसे छू सकता था, महसूस कर सकता था। जवार ने अपने हाथ की उंगलियों से अनाया के चेहरे पर आए बाल पीछे किए। उसकी नज़र उसके गाल पर गई जिस पर उसने रात को थप्पड़ मारा था। जवार ने अनाया के गाल को सहलाया और फिर उसके गाल पर बोसा दिया। आई एम सॉरी मेरी जान, जवार ने ज़ेरे लब कहा। अनाया कसमसाई तो जवार पीछे हटा और बेड से उठा, वज़ू करके नमाज पढ़ी और जॉगिंग के लिए चला गया। अनाया की आंख दरवाजे पर दस्तक की वजह से खुली। अनाया ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सलमा बेगम हाथ में कुछ कपड़े लिए अंदर आई। 7 बजे के करीब अनाया की आंख दरवाजे पर दस्तक की वजह से खुली। अनाया ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सलमा बेगम हाथ में कुछ कपड़े लिए अंदर आईं। अनाया बेटे तुम्हारे कपड़े, तुम इन्हें पहनकर तैयार हो जाओ। कुछ गांव की औरतें तुम्हें और मनाल को देखने आ रही हैं। गांव की रस्म थी कि बड़ी बूढ़ी औरतें इकट्ठी होकर नई बहू को दुआएं देने आती। ओके, आपका शुक्रिया, अब जाएं आप यहाँ से। अनाया ने बड़ी बदतमीजी से बात की। सलमा बेगम को दुख हुआ। जवार जो कि जॉगिंग से वापस आया था उसने ये सब सुन लिया था। सलमा बेगम चली गई तो जवार भी गुस्से से कमरे में आया और अनाया का बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। तुम ये किस तरीके से मेरी माँ से बात कर रही थी? जवार ने अनाया के बाजू को पकड़कर गुस्से से कहा। मेरी मर्जी, मैं जैसे भी बात करूं, छोड़ो मुझे। अनाया ने अपना आप छुड़वाते हुए कहा। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने किसी हवेली वाले से इस लहजे में बात की, वो छोटा हो या बड़ा, कोई नौकर नहीं है तुम्हारा, मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। जवार ने उंगली दिखाकर वार्निंग देते हुए कहा। मैं करूँगी, ऐसे ही बात करूँगी। हर बात में तुम्हारी ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। मैं ऐसी ही हूँ। तुम्हें ये रुखसती से पहले सोचना चाहिए था। बड़ी जल्दी थी ना रुखसती की तुम्हें, अब भुगतो। अनाया बाल बांधते हुए बेखौफी से बोली। ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा, बदलना होगा तुम्हें। अब सारी ज़िंदगी यहीं रहना है तुम्हें। मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो, जो मैं नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर मैं बुरा बन गया तो तुम झेल नहीं पाओगी। जवार अपने कपड़े अलमारी से निकालते हुए बोला और फिर वॉशरूम में चेंज करने चला गया। अब आएगा मज़ा। मैं अब इन हवेली वालों का जीना हराम कर दूंगी। तुमने सोई हुई शेरनी को जगाया है मिस्टर जवार, तुम पछताओगे मुझे इस घटिया तरीके से मजबूर करने पर। अनाया अपने कपड़े निकालते हुए बोली। ये तुम क्या पहन रही हो? जवार ने जब उसके हाथ में पैंट शर्ट देखी तो उससे पूछा। दिख नहीं रहा, अंधे हो? ड्रेस है, अनाया बोलकर आगे बढ़ी। तुम आज के बाद इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करोगी, तुम सिर्फ वही पहनोगी जो इस हवेली की बाकी औरतें पहनती हैं। जवार ने उसके हाथ से ड्रेस खींचकर बेड पर फेंका। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैंने बचपन से इसी तरीके के कपड़े पहने हैं, आज तक मेरे बाप ने नहीं रोका। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अनाया सुलेमान शाह को रोकने वाले। अनाया ने दोबारा से कपड़े पकड़ते हुए कहा। अब तुम अनाया सुलेमान नहीं, अनाया जवार शाह हो, और ये कपड़े तुम अपने बाप के घर पहनती थी। अब यहाँ पर तुम बिल्कुल वैसे ही रहोगी जैसे बाकी रहते हैं। और मैडम जी, ये गांव है, तुम्हारा लंदन नहीं, जो इस तरह की घटिया ड्रेसिंग करोगी। जवार ने उससे कपड़े खींचते हुए काफ़ी गुस्से में कहा। और दूसरी बात, आज से तुम मुझे तुम नहीं बल्कि आप कहकर मुखातिब करोगी, जैसे मेरी माँ अपने शोहर को पुकारती है। और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा अगर तुमने वो सब ना किया जो मैंने आज बोला है तुम्हें। जवार ने अपने बालों को ब्रश करते हुए कहा और अपना वॉलेट और मोबाइल लेकर खड़ा हुआ।
زوار نے اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا اور اپنا والیٹ اور موبائل لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ تو میں بھی تمہیں بتاؤں گی کہ تم کیا کر سکتے ہو، آخر کر بھی کیا سکتے ہو سوائے ہاتھ اٹھانے کے، انایا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ تو پتہ چل جائے گا، تم نے ابھی میرا بھیانک روپ نہیں دیکھا، زوار موبائل کان سے لگا کر بولا۔ ہاں علی میں آ رہا ہوں، تم سلطان کو باہر لاؤ، آج تو اس کے منہ سے اس کا نام نکلے گا یا میرے ہاتھوں مرے گا۔ زوار انایا کو مکمل اگنور کرتے ہوئے واچ پہنتے ہوئے علی سے بات کر رہا تھا اور سلمیٰ بیگم کا دیا ہوا ڈبہ بیڈ پر انایا کی طرف بڑھایا۔ ہاں جنید کو آج واپس بھیجنا ہے، اس کا باپ ویسے ہی پاگل ہو چکا ہے، اسے ڈھونڈتے ہوئے آج اسے تحفہ دینا پڑے گا۔ زوار ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے علی سے بات کرتا باہر چلا گیا۔ اوہ تو گاؤں والوں کو یہ ڈریسنگ پسند نہیں اور آج وہ آ بھی رہے ہیں تو آج میں اچھی خاصی بےعزتی کرواؤں گی۔ انایا کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ انایا باجی بیگم صاحبہ بول رہی ہیں آپ تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، گاؤں کی عورتیں آ گئی ہیں اور رات کو ویسے بھی زوہا باجی اور تحریم باجی کے ولیمے پر جانا ہے۔ شام 4 بجے کے قریب نرگس نے آ کر انایا کو پیغام دیا، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ انایا نے اسے جانے کا بولا اور خود آئینے کے سامنے آ کر بالوں کو کھول آدھے آگے اور آدھے پیچھے کھلے چھوڑ دیے، بنا چینج کیے ویسے ہی نیچے پہنچ گئی۔ منال نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور عورتیں اسے تحفے اور دعائیں دے رہی تھیں۔ انایا بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے اور بلیک اپر کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انایا نے وہاں آ کر سب عورتوں کو کہا۔ وہاں پر 1-2 عورتیں دوسرے گاؤں سے بھی آئی ہوئی تھیں۔ سب کی آنکھوں میں الجھن تھی، سلمیٰ بیگم اور دادی جان پریشانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ارے معاف کیجیے گا، میں اپنا تعارف کروانا بھول گئی، میں اس حویلی کی بہو انایا زوار شاہ، انایا نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹی وی کا ریموٹ پکڑ کر گانا چلا دیا، آواز کافی اونچی کر دی اور ڈانس کرنے لگ گئی۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا، کیسی بے حیائی سے ناچ رہی ہے وہاں پر، اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ارے آپ بھی آئیں نا، بہت مزہ آتا ہے۔ انایا نے وہاں سے ایک عورت کو پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا، اللہ معاف کرے، کیسی بے غیرتی ہے، آپ نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا کہ ہماری بے عزتی کروائی جائے؟ اس عورت نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا بہن، یہ نادان ہے، اس لیے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، بچی ہے، اسے معاف کر دیجیے۔ شازیہ بیگم نے انہیں تھوڑا نارمل کرنے کی کوشش کی۔ بس کرو بہن، ہمیں نظر آ رہا ہے نہ اسے پہننے کا ڈھنگ ہے نہ بات کرنے کا، اور ناچ تو ایسے رہی ہے، توبہ توبہ توبہ، دوسری عورت نے کہا۔ اور ہماری بچیاں تو اس سے بھی چھوٹی ہیں، انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، ایک اور کی آواز آئی۔ ہاں تو آپ سکھا دیجئے کہ کیسے بولتے ہیں، کیسے پہنتے، ایسے ہی مفت میں کہیں بھی آ جاتی ہیں۔ انایا نے دوبارہ منہ کھولا۔ بس کرو انایا، بہت ہو گیا، دادی جان نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ بیٹھیے، یہ اب کچھ نہیں کرے گی، سلمیٰ بیگم نے انہیں روکنا چاہا۔ بس بہن، ایسے ہی نہیں آتے ہم، بولا جاتا ہے تبھی آتے ہیں، اور اپنی اس بدتمیز بہو کو تھوڑی تمیز سکھاؤ، چلو سب۔ اور وہ پھر سب اٹھ کر چلی گئیں۔ یا اللہ، آج تک ایسے ہماری حویلی سے کوئی ناراض ہو کر نہیں جاتا اور نہ ہی ایسی بری باتیں بول کر جاتا ہے۔ جس دن سے یہ لڑکی حویلی میں آئی ہے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، منحوس کہیں کی۔ زنیرہ بیگم نے دادی جان کے ساتھ بیٹھ کر جلتی پر تیل چھڑکا۔ انہیں تو ویسے انایا کی رخصتی بہت کھل رہی تھی اور زونیا بھی کل رات کی بخار میں تپ رہی تھی۔ صحیح کہا تم نے، ہم ہی پاگل تھے جو زوار بیچارے کی اس پاگل لڑکی سے شادی کروا دی، میرا بھولا بھالا پوتا۔ دادی جی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ انایا چپ کر کے ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ منال اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بیٹی کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، میں نے دیکھا کل رات کی جب سے انایا کی رخصتی ہوئی ہے تب سے دانیال اور منال کے درمیان پتہ نہیں کیا ہوا ہے، دونوں بات ہی نہیں کر رہے۔ رابعہ بیگم نے بھی انایا کو ہی قصوروار ٹھہرایا اور کچن میں چلی گئی۔ ہاں بالکل اپنی ماں کی طرح ہے، وہ بھی ایسے ہی تو کرتی تھی، ہمیشہ حویلی میں اس کی وجہ سے لڑائی رہتی تھی۔ زنیرہ نے جب دیکھا انایا کچھ نہیں بول رہی تو آخری پتا پھینکا جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ بس بہت ہو گیا، کب سے آپ لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں، میں نے کہا تھا نا میری شادی اپنے ہونہار بیٹے سے نہ کروائیں، نہیں، اور نہ ہی میں نے بھائی سے کچھ کہا تھا، یہ جو کچھ بھی ہوا سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے جب واضح کیا تھا مجھے نہیں رہنا آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ کے ہی فرما بردار بیٹے نے میرے باپ کو پریشرائز کیا اور رخصتی کروائی۔ اب پھپھو جی آپ نہ اپنی زبان قابو میں رکھیں، خبردار اگر اب میری پاک صاف ماں کے بارے میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات بولی ورنہ مجھے زبان کھینچنا اچھے سے آتی ہے۔ انایا غصے میں کچھ بھی بولے جا رہی تھی بنا ادھر ادھر دیکھے، اور تمہاری مجھے بند کروانی آتی ہے۔ پیچھے سے زوار کی آواز گونجی جو کافی دیر سے انایا کی باتیں سن رہا تھا، اب آگے بڑھا۔
हैदर भी उसी के साथ था। क्या हो रहा है यहाँ? सब कुछ बताइए मुझे बिना कुछ छुपाए, जवार ने सख्त लहजे में कहा। बेटा, यह तुम्हारी बीवी है ना, इसने बहुत ही बदतमीजी की है हवेली में आए मेहमानों के साथ। फिर जुनैरा बेगम ने सब बता दिया, जिसे सुनकर जवार का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने हाथ में पकड़ा कोट सोफे पर फेंका। तुम्हें मैंने बोला था ना कि ये ड्रेसिंग मत करना और ना ही किसी से बदतमीजी करना। जवार गुस्से से अनाया की तरफ बढ़ा। और मैंने भी यही कहा था कि मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। अनाया ने जवार की किसी भी बात को खातिर में ना लाते हुए कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। नरगिस, नरगिस चलो मेरे साथ। जवार नरगिस को लिए अनाया के पहले वाले कमरे में चला गया। अनाया हैरान उसके अगले रद्द अमल पर सोचने लगी। अब बहुत बुरा होगा, भाई बहुत गुस्से में है। आमना जो कि हानि के साथ खड़ी थी बोली, दुआ करो ज्यादा बुरा ना हो, भाई को अब कोई नहीं रोक सकता। हैदर भी परेशानी से उनके पास आकर बोला, आज जवार बहुत गुस्से में था, इतना उसने पहले कभी नहीं गुस्सा किया था। जवार अनाया की जीन्स और टी शर्टें सारी उठाकर लेकर आ रहा था नीचे। उसने नीचे आते ही सारे कपड़े फर्श पर फेंके। ये तुम क्या कर रहे हो? अनाया आगे बढ़ते हुए बोली, वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। नरगिस तेल और माचिस लेकर आई जो जवार ने उसे लाने का कहा था। तुम पागल हो गए हो जवार, क्या कर रहे हो? सलमा बेगम ने उसे रोकना चाहा। अब नहीं माँ जी, अब नहीं, अब वही होगा जो मुझे करना है। इतना कहते ही जवार ने सारा तेल कपड़ों पर गिरा दिया। अनाया हक्का बक्का उसे ये सब करते देख रही थी। इतने में जवार बिना देर किए माचिस जलाई और उस पर फेंक दी। सब हैरान नजरों से देख रहे थे, बस जुनैरा बेगम मुस्कुरा रही थी। मामा, अनाया की नज़र जैसे ही अपनी माँ की शॉल पर पड़ी, वो बिना देर किए उस आग की तरफ बढ़ी और हाथों से आग बुझाने लगी और मामा मामा करने लगी। अनाया, पागल हो गई हो तुम? इन कपड़ों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो? जवार ने जल्दी से अनाया को वहाँ से हटाया और चिल्ला कर बोला, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। आज तुमने मेरी माँ की वो आखिरी निशानी भी जला दी जो उन्होंने मुझे दी थी। वो शॉल तुमने जला दी जो मैं पिछले 10 सालों से संभाल कर रखे हुए थी। अनाया ने उसे धक्का मारते हुए कहा और आग को देखने लगी। जूनिया, जो कि अभी शोर की वजह से बाहर निकली थी, अनाया को इस तरह रोते देखकर बहुत खुश हुई। अनाया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। जवार ने बात करना चाही तो अनाया ने उसे धक्का दिया और सीढ़ियों की तरफ भाग गई और सीधी अपने कमरे में घुस गई। मैं अनाया को देखता हूँ। जवार इतना कहकर ऊपर की तरफ चला गया। कमरे में आते ही वो उसे कहीं भी नजर ना। वॉशरूम से रोने की आवाज आ रही थी। जवार ने जल्दी से कबर्ड से वॉशरूम की चाबी निकाली और दरवाजा खोला। सामने अनाया शावर के नीचे बैठी रो रही थी। उसके हाथ जले हुए थे और बहुत सुर्ख हो रहे थे। अनाया, उठो, बाहर चलो। जवार ने शावर बंद किया और उसे उठाना चाहा तो अनाया ने एक झटके से उसके हाथ को हटाया तो जवार उसे ज़बरदस्ती उठाकर बेड पर ले आया। अनाया, तुम जानती हो जब कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी की नहीं सुनता। तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी और क्या ज़रूरत थी आग में हाथ डालने की? अगर कुछ हो जाता तो? जवार उसके हाथ साफ करता हुआ बोला, क्या ज़रूरत थी जवार? वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी और आज तुम्हारी वजह से मैंने वो भी खो दी, जैसे अपनी माँ को खोया था। अनाया अपना सर हाथों पर गिराते हुए बोली। वो उस वक्त बहुत टूटी हुई थी। जवार को पता था अब कुछ भी बोलो अनाया मानने वाली नहीं। वो खड़ा हुआ तो जवार की कॉल आना शुरू हो। वो खड़ा हुआ तो जोहा की कॉल आना शुरू हुई। हाँ जोहा, हाँ बस 7 बजे पहुँचते हैं। जवार ने उसे टाइम देकर कॉल बंद की। अनाया वैसे ही बैठी रही। जवार बाहर निकल गया। नीचे आकर उसने सबको तैयार होने को कहा और दोबारा अनाया के पास चला गया। मनाल की एक ड्रेस लेकर वो अंदर दाखिल हुआ। अनाया, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जोहा और तहरीम हमारा इंतज़ार कर रही हैं। जवार ने कपड़े बेड पर रखते हुए कहा। अनाया बिना उसकी तरफ देखे कपड़े पकड़कर चेंज करने चली गई और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, जिसका अंदाज़ा जवार को भरपूर हो रहा था। अभी वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था। अनाया को तो वो बाद में भी आकर मना लेगा। अनाया चेंज करके बाहर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो जवार को इग्नोर करती शीशे के सामने आ गई। उसके एक हाथ की जिल्द बहुत ज़्यादा जली हुई थी मगर सीधा हाथ ठीक था। उसने सिर्फ क्रीम और लिपस्टिक लगाई, बालों को हमेशा की तरह खुला छोड़ा हुआ था। वो ब्लू ड्रेस मैक्सी में अच्छी तो लग रही थी मगर वो अफसुर्दा नज़र आ रही थी। जवार पैंट कोट पहनकर बाहर आया और अनाया को तैयार देखकर एक पल के लिए रुक गया मगर अपने आप को संभालते हुए फिर से तैयार होने लगा। दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे।
دونوں ایک ساتھ نیچے آئے۔ آج کے معاملے کا حویلی کے کسی اور مرد کو پتہ نہیں تھا اور انایا کی ہتھیلی ہی جلی تھی جو کہ اس نے چھپا لی تھی۔ سب باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زوار اور انایا اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ ان کے ساتھ آمنہ اور ہانی اور حیدر بھی تھے۔ باقی سب دوسری گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ گاڑی روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ بھائی وہ آج علی کی کال آئی تھی، آپ نے اس سے کہا تھا کہ ملنے آ رہا ہوں اور آپ گئے کیوں نہیں؟ حیدر نے پوچھا۔ ہاں وہ مجھے کچھ ضروری کام آ گیا تھا، بس وہی کر رہا تھا۔ آج سارا دن زوار جلال کا پتہ کر رہا تھا۔ زوار نے انایا کی طرف دیکھا جو کہ اپنا سر سیٹ پر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ یہ تم نے اتنا میک اپ کیوں کیا ہے؟ حیدر نے ہانی کو میک اپ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں اچھا نہیں ہوا؟ ہانی ایک دم موبائل سے اپنا منہ دیکھنے لگی۔ ہاں بالکل چڑیل لگ رہی ہو، وہی سیف گارڈ کے اندر کچرا رانی آتی تھی نا، بالکل ویسی لگ رہی ہو، حیدر نے سیریس انداز میں کہا تو آمنہ کی ہنسی نکل گئی۔ انایا اپنا منہ کھڑکی کی طرف کیے راستہ دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں بہت سے راستے چھڑوائے بھی نہیں چھوٹتے۔ ہم جتنا بھی اس جگہ ان لوگوں سے بھاگنا چاہیں وہ اتنا ہی ہمارے پیچھے بھاگتی ہیں، اور جس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہو وہ یا تو کہیں اور آ کر کھو جاتا ہے یا پھر پیچھے رہ جاتا ہے، یا اس دنیا میں رہتا ہی نہیں۔ انایا نے آنکھوں کے کونے صاف کرتے ہوئے دل میں سوچا، دونوں تو جہاں مرضی شروع ہو جاتے ہو تم۔ زوار نے زوہا لوگوں کو گھر پہنچ کر گاڑی پارک کی کیونکہ ولیمہ انہوں نے گھر میں ہی پلان کیا تھا۔ انایا نکلنے لگی تو زوار نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ تم تینوں جاؤ، ہم دونوں بس آدھے گھنٹے تک آتے ہیں۔ زوار نے تینوں کو جانے کا بولا، وہ چلے گئے۔ زوار نے گاڑی دوبارہ روڈ پر ڈال دی۔ انایا بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ زوار نے 5 منٹ کے بعد گاڑی ایک کلینک کے سامنے کھڑی کی۔ چلو، زوار نے کہا تو وہ بنا کچھ بولے باہر نکل آئی۔ یہ انایا ہی ہے نا، یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ انایا میڈم، اور اتنی خاموش؟ زوار نے دل میں سوچا اور پھر وہ کلینک میں چلے گئے۔ جلدی سے ڈریسنگ ہوئی، ایک ہاتھ پر پٹی ہوئی تھی۔ زوار نے دوبارہ گاڑی روڈ پر ڈال دی۔